हेलो दोस्तों। आज हमारा क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू फूड प्रोडक्शन। आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है और इसके पहले हमने कवर किया था हिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है तो जाके उसे ज़रूर देख लें। इससे आप चीज़ों को लिंक करने की जो आपकी समझ है उसको आप अच्छे से आगे प्रमोट कर पाएंगे। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, पहले ये भी देख लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछला चैप्टर हमारा था व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे पता लगाएं कि अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं, हमारे देश का नाम जो है इंडिया और भारत ये कैसे पड़ा, अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, अतीत हमारा एक होता है या अनेक होते हैं। ठीक, इसको हमने उस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर किया था। आज बारी आती है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले पढ़ेंगे कि पहले का जो मानव था आखिरकार वो इधर उधर क्यों घूमता था, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, रहने की जगह का निर्धारण वो लोग कैसे करते थे, आग की खोज के बारे में, बदलती जलवायु के बारे में, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई इस बारे में, एक नवीन जीवन शैली के बारे में, फिर जानवर जो चलते फिरते खाद्य भंडार हैं उनके बारे में, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में, फिर जीवन जो है स्थायी कैसे हुआ लोगों का, और उसी के साथ में एक जगह है जो कि मेहरगढ़ है, वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपसे शेयर की जाएगी। तो पहले वाले चैप्टर में देखिए हम लोगों ने कई सारी बातें पढ़ी थी। उसमें ये भी पढ़ा था कि लोग कहाँ रहते थे, सबसे पहले कहाँ पाए गए थे, फिर उसके बाद कहाँ पाए गए थे, खेती कहाँ कहाँ पे हुई थी, पहले गेहूँ कहाँ पे मिला था, चावल कहाँ पे मिला था, और लोग इधर उधर क्यों घूमते थे। अब इसमें बारी आती है कि प्रारंभिक जो मानव थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे, इधर उधर घूमते क्यों थे। जैसे आज के टाइम पे लोग इधर उधर घूमते हैं, जैसे आज की उनकी एक बेसिक नीड हो जाती है, उसी समय जो है जो पहले के टाइम के लोग थे उनकी भी कुछ बेसिक नीड होती थी। बेसिक नीड जैसे घर, मकान, सॉरी घर हो गया उनका, रोटी हो जाती थी, खाना, ठीक, खाना खाना हो गए, और भी कई सारी चीज़ें। और तीसरी जो ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो थी सुरक्षा। सुरक्षा, ठीक, ये उनकी बेसिक नीड होती थी, और इसी के चलते ही सारी हिस्ट्री आपकी उनके चारों ओर घूमती रहती थी। पर इसमें कुछ 4 कारण दिए गए हैं, जिसमें से ये था कि पहला कारण क्या था। पहला कारण ये था कि आसपास के जो पौधे थे, जब भी आदि मानव एक जगह पे रहते थे तो वो अपने आसपास के पौधों को क्या करते थे, पूरी तरीके से समाप्त कर देते थे। पौधे भी खा डालते थे और साथ में जानवर भी खाते थे। क्योंकि जानवर का वो लोग शिकार करते थे, तो शिकार करने के बाद में कई सारे जानवर ऐसे होते थे जो डर के एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते थे, तो उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे जाया करते थे। तीसरा, जैसे मौसम है, जलवायु के कारण आपने देखा होगा कि कई सारी फसलें ठंडियों में निकलती है, तो कई सारी फसलें ऐसी होती हैं जो गर्मियों में आती हैं। तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग जगहों पे उगते थे, इस वजह से उनकी तलाश में भी ये लोग जाते थे। और इसका चौथा कारण जो मेन था वो था पानी की तलाश। पानी की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि होता ये है कि गर्मियों के टाइम पे कुछ झीलें और कुछ नदियाँ जो ऐसी होती हैं वो सूख जाया करती थी, इसलिए वो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और मैक्सिमम क्या करते थे, वो ऐसे स्थान पे रहना पसंद करते थे जहाँ पर पानी बारहमासी होते थे, बारहमासी होते थे। अच्छा, ऐसी कौन सी नदियाँ हैं, ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो कि 12 मास बहती रहती हैं? इनकी ज़रा एक लिस्ट निकालिए और देखिए कि ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो 12 मास बहती हैं, और वो ऐसा क्यों होता है।
इस बारे में भी लिखिए। ठीक, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमता था। पहला जानवरों और पौधों की तलाश में जाते थे, शिकार करने के लिए उनके पीछे पेड़ पौधे की तलाश में गया और पानी की तलाश में, और हाँ, इसी के साथ में वो पानी की तलाश में भी वो लोग इधर उधर घूमा करते थे। फिर बारी आती है कि जैसे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी उनको मिलती थी जैसे आखेटकों के द्वारा जो वस्तुएं इस्तेमाल की जाती थी, उनकी वस्तुओं के माध्यम से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। वस्तुएं कौन कौन सी होती थी? जैसे पत्थर के औजार, उनका वो इस्तेमाल करते थे। हड्डियाँ हो जाती थी, जानवरों की हड्डियाँ देखते थे, जानवरों की हड्डी, उनके औजार और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है होती हैं, वो हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो ज़मीन में दफन हो जाती थी, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का काम ये होता था कि ज़मीन में गड़ी चीज़ों को खोद के निकालना। तो जब वो चीज़ें निकलती थी तो उनके ज़रिए वो लोग क्या करते थे, उनके ज़रिए आदिमानव के बारे में काफ़ी हद तक सूचनाएं मिलती थी। और साथ में ही लकड़ी के माध्यम से भी वो लोग काफ़ी हद तक जानकारी जुटाते थे, क्योंकि लकड़ी को वो लोग इस्तेमाल करते थे ईंधन के रूप में, झोपड़ियों के रूप में और औजारों के रूप में भी उनका इस्तेमाल किया जाता था। कई सारी लकड़ियाँ ऐसी होती थी जो जल जाती थी, हालांकि बहुत सी लकड़ियाँ ऐसी होती थी जो टाइम के साथ ख़राब हो जाती थी, पर जो जलती थी वो लंबे समय तक बची रह जाती थी। उनके अवशेषों को देख के भी आदिमानव के जीवन के बारे में पता लगाया जाता था। रहने की जगह को निर्धारण वो लोग कैसे करते थे? रहने की जगह का निर्धारण करने के लिए वो कुछ बेसिक चीज़ों को ढूंढते थे। इसमें आप कुछ चीज़ें देखिए, जैसे जो लाल रंग से दिखाई गई हैं, जैसे भीमबेटका, हुंगसी और कुरनूल की गुफाएं। ये गुफाएं ऐसी थी जहाँ पे प्रारंभिक मानव के अवशेष मिले थे। प्रारंभिक मानव के अवशेष मिले थे। तो सवाल ये उठता है कि वो लोग ऐसी जगहों का निर्धारण क्यों करते थे, ऐसी ही जगहों का निर्धारण क्यों करते थे, बाकी सारी जगहों पे क्यों नहीं रहते थे? तो इसके कुछ मेन रीज़न थे। मेन रीज़न जैसे उस समय पत्थर जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो वो लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर पत्थर आसानी से मिल सके प्लस अच्छे पत्थर मिल सके। अच्छे पत्थर क्यों? उसी से वो लोग क्या करते थे, औजार बनाते थे, उसी से औजार बनाए जाते थे, उसी से औजार बनाते थे, उसी से बाकी सारी चीज़ें भी निर्माण करते थे। इसीलिए पुराने समय को पाषाण काल कहा जाता था। और ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पानी आसानी से मिल सके, जैसे नदी या झीलों के आसपास की गुफाएं। साथ में ही ऐसी जगह जहाँ शिकार मिलने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा थी। तो भीमबेटका की गुफाएं चूँकि नर्मदा नदी के पास में था, तो यहाँ पे पानी मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती थी। साथ में ही जो गुफाएं होती थी वो रहने के लिए भी बहुत अच्छी होती थी, रहने के मामले में भी काफ़ी अच्छी होती थी। वो उनको हवा, पानी, बाकी सारी चीज़ों से बचा के रखती थी। तो इसलिए वो लोग इन जगहों का चयन करते थे। इनमें कौन कौन सी आपकी गुफाएं हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भीमबेटका की गुफा, होसिंगी और कुरनूल की गुफाएं। एक स्टेटमेंट आता है जिसमें ये दिया गया है कि भीमबेटका एक जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में हैं। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या तुम बता सकती हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह ही क्यों चुनी होगी? तो रहने के लिए ये जगह क्यों चुनी थी? क्योंकि भीमबेटका की जो गुफाएं थी उनकी भौगोलिक दृष्टि से वो ऐसी जगह पे थी जहाँ पर पानी मिलने की संभावना बहुत अच्छा था, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे थी। इस वजह से
पानी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती थी यहाँ पे, और पानी आसानी से मिल जाता था। साथ ही भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसके पास में एक बड़ी सी झील भी अवेलेबल है, एक बड़ी झील भी अवेलेबल है। इस दृष्टि से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस हो जाता था। साथ ही शिकार करने में काफ़ी आसानी हो जाती थी। चौथा क्या रहता था कि चूँकि ये बहुत ऊंची जगह पर भी था, एक ये भी क्वालिटी इसकी थी कि ये काफ़ी आसपास की जगहें जो थी उनसे काफ़ी ऊंचे स्थानों पे ये गुफाएं होती थी, जिसकी वजह से उनको बारिश में दिक्कतें नहीं होती थी। बारिश में दिक्कत नहीं होती थी तो लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि पत्थर का महत्व उस काल में सबसे ज़्यादा था। ये भी कारण एक हो सकता था उन गुफाओं में रहने का। साथ ही साथ जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है कि गुफाएं क्या करती थी, उन्हें बारिश, धूप, हवाएं इन सभी से बचाती थी। इस वजह से भी लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते थे बाकी खुले में रहने की अपेक्षा। पूरा स्थल वो स्थान होता है जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसे जो वस्तुएं होती हैं उनके अवशेष मिलते हैं, उनको हम लोग पूरा स्थल मतलब पुराने स्थान कहते हैं। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं, नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। जो समुद्र के किनारे, जो तट के किनारे जो गाँव बसे होते थे, जो तट के किनारे गांव बसे होते थे, जो तट के किनारे गांव बसे होते थे, चूँकि जल का स्तर बढ़ जाने की वजह से क्या होता था कि वो पानी जो है, जल का स्तर बढ़ जाने की वजह से वो एरिया उसी में समा जाता था। पर अभी जब गोताखोर गोते लगाते हैं तो ऐसी सिटीज़ ऐसी जगहें भी मिली है जहाँ पे पूरी की पूरी सिटी बसी हुई है। अच्छा, भारतीय कल्चर में एक ऐसी सिटी है जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेस रखती है। उसका नाम ज़रा कमेंट में बताइए कि वो कौन सी सिटी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी और पानी में डूब गई थी। फिर बारी आती है आग की खोज की। आग की खोज एक कुरनूल की गुफाएं, जो कि हम लोग देख चुके हैं कुरनूल की गुफाएं कहाँ पर हैं। इन गुफाओं में राख के अवशेष भी मिले हैं, राख के अवशेष भी मिले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रारंभिक जो मानव थे उन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया था। आग का उपयोग वो प्रकाश जलाने के लिए करते थे, मांस को भूनने में के लिए करते थे, और रात के समय जो जानवर होते थे उनसे बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें उनके भी बड़े बड़े नाम दिए हैं। जैसे आरंभिक पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब है कि प्राचीन पत्थर। पूरा का मतलब आपका प्राचीन हो गया और पाषाण का मतलब हो जाता है पत्थर। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड होता है वो 20 लाख साल से लेके 12,000 सालों तक का रहा है। मतलब 99% जो मानव का इतिहास है वो इसी टाइम पीरियड में पूरा का पूरा बीता था। इसको जो है 3 पार्टों में बांटा गया था। पहला पार्ट था आपका आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उत्तर पूरा पाषाण काल। इन सारी टाइमलाइंस को किसी और चैप्टर में, आने वाले चैप्टरों में हम लोग क्या करेंगे, डीपली से पढ़ेंगे। पर अभी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि कैसे मानव जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाके खेती को करना सीखा था, और कैसे पहले वो खाद्य संग्राहक के रूप में थे, मतलब खाने को इकट्ठा करते थे, जानवरों को शिकार करते थे, केवल यही करते थे। फिर उसके बाद कैसे कैसे वो लोग खेती की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दिए थे। देखिए, पूरा पाषाण काल के बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण टाइम आता है, महत्वपूर्ण टाइम होता है जिसमें एक पर्यावरणीय बदलाव हो जाते हैं। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव देखे जाते हैं। ये लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 सालों के बीच में हुआ था। इसे हम लोग मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग मेसोलिथ या पूरा पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनके जो औजार थे वो काफ़ी छोटे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। मतलब कभी कभी पेपर में आ जाता है कि माइक्रोलिथ क्या होते हैं, या माइक्रोलिथ, हाँ, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है। माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है, या लघु पूरा पाषाण
काल। लघु पूरा पाषाण का मतलब क्या हो गया, जिनमें जो औजार थे, पत्थर के जो औजार थे वो काफ़ी छोटे होने लगे थे। मतलब पहले के तो हथियार का इस्तेमाल करते ही थे, फिर भी वो लोग क्या करते थे, पत्थर के छोटे औजारों का इस्तेमाल करने लगते थे। इसमें कुछ औजार ऐसे थे जैसे हड्डियाँ हो जाती थी, लकड़ी के लगे हुए जो मुट्ठे हैं उनको, जैसे हसिया है, हसिया आपने देखी होगी, ये इस तरीके से रहती है, यहाँ पे लकड़ी के मुट्ठे लगा दिए जाते थे। इसका भी इस्तेमाल होना चालू हो गया था, साथ में आरी का भी इस्तेमाल कर लिया जाने लगा था। अभी हमने बात की थी कि जो जलवायु में परिवर्तन, चूँकि पूरा पाषाण काल के आरंभिक काल से लेके जो आपका उत्तर पूरा पाषाण के समय का जो समय होता था, उस समय जलवायु में, मध्य और उत्तर के समय जलवायु में काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। ये जलवायु परिवर्तन लगभग 12,000 साल पहले का है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, गर्मी बढ़ी थी और घास के मैदान आपके बढ़ना चालू हो गए थे। घास के मैदान चूँकि बढ़ रहे हैं, तो जिससे क्या होगा कि घास पे निर्भर करने वाली जो जानवर होते हैं, जो आपके शाकाहारी जानवर होते थे, उनकी संख्याएं बढ़ने लगी। जैसे हिरन हो गए, बारहसिंगा है, भेड़, बकरी, गाय, ये जैसे जानवर की संख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और लोग इनका शिकार करते थे और साथ में इनको बाकी चीज़ें करते हुए भी देखते थे और इनसे सीखते भी थे। इस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण फूड था वो था आपका मछली। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है, इसी दौरान क्या हुआ, जैसे जैसे आपके घास के मैदान बढ़ना स्टार्ट हो गए, वैसे वैसे नई नई फसलें उगना भी स्टार्ट हो गई थी। लगभग 8,000 साल पहले, हम पहले भी देख चुके हैं कि पहले के टाइम पे लगभग 8,000 साल पहले किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के पास में लोग गेहूं जैसी फसलों का उपयोग करने लगे थे। गेहूं, जौ, इन जैसी फसलों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर लिया था। क्योंकि जब जलवायु में परिवर्तन हुआ था तो गेहूं, धान जैसी जो फसलें होती हैं वो अपने आप उगने लगी थी। लोग क्या करते थे, इन अनाजों को इकट्ठा करते थे, साथ ही ये सीखते थे कि ये कहाँ उगते हैं और कहाँ पे नहीं, किस समय पे उगते हैं, कहाँ उगते हैं और कैसे उगते हैं। फिर धीरे धीरे लोग इनको ऑब्जर्व करते ही खेती को करना सीख गए। चारागाहों का प्रयोग करके जानवरों को पालतू बनाना सीख गए। सबसे पहले जो जानवर हमारा पाला गया था वो था कुत्ता, ना कि गाय या कोई और जानवर। सबसे पहले जो जानवर पाला गया था वो कुत्ता था। इसके पीछे भी अपनी एक कहानी है। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया था? कुत्ते को पालतू बनाने के पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या थी कि पहले जब लोग जानवरों का शिकार करने जाते थे, क्योंकि खाना ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता था, तो जब भी मानव जानवरों का शिकार करते थे तो कुछ हड्डियां जो है वो इधर उधर फेंक देते थे। तो किसी वजह से किसी एक भेड़िए ने जब उसको खाया और इस तरीके से वो क्या करने लगे, उनके आसपास धीरे धीरे ऐसा बनने लगा, समय के बीतते ऐसा ऐसा होने लगा कि जो कुत्ते हैं वो उन्हीं के खानों पर निर्भर रहने लगे। फिर कुत्तों को ये समझ में आ गया था कि हमें हमें इंसानों को छेड़ना नहीं है, बस उनके साथ बने रहना है और हमको खाना आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि आसानी से खाना मिल जाएगा तो प्रजनन करने के लिए भी उनको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, वो लोग उन्हीं के साथ बने रहते थे। ऐसा करते 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 बाद में वो भेड़िए से आज के कुत्तों में तब्दील हो गए। और उनको मानव के द्वारा पालतू बनाने के भी कई सारे फैक्टर थे। जैसे कुत्ते वफादार होते हैं, आज के कुत्ते कई सारे वफादार हैं, कुछ ऐसे हैं जो काट पीट चालू कर देते हैं, पर उस समय पे खाने की वजह से कई सारे भेड़िया जो कुत्ते इस समय बन गए हैं वो उनके लिए काफ़ी वफादार होते थे। रात में अगर कोई जानवर आता था उनसे उनको आगाह कराते थे, साथ ही उनके खाने को, जो बच्चे खाना होता था उसे साफ़ करते थे, और ये दूसरी जानवरों की अपेक्षा कम भी खाते थे।
इनको पालने के लिए दूसरे इनको पालने के लिए भी दूसरे जानवरों की अपेक्षा उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी जितना मतलब बाकी के लिए करनी होती है। ठीक है। शिकार के दौरान ये इंसानों की मदद भी करते थे। प्रजनन की जो दर थी, प्रजनन की दर जो है वो बाकी जानवरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे ह्यूमंस को काफ़ी सुरक्षा मिलती थी। और आखिरी ये भी है कि ये पहले की अपेक्षा सुरक्षित होते थे। पहले तो शिकार करते थे, ये भी शिकार करते थे, पर अब जो है ये पहले की अपेक्षा काफ़ी सुरक्षित रहने लगे। इस वजह से भी इनको पालतू बनाया गया था। घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण की प्रक्रिया का मतलब है कि पौधे उगाना, जैसे खेती करना हो जाता है, जानवरों को पालना हो जाता है, ये प्रक्रिया आपकी घरेलूकरण में आते हैं। पर खेती करने के लिए भी एक विशेष कंडीशन होती थी, जानवरों को पालने की भी एक विशेष कंडीशन होती थी। खेती करने के लिए वो लोग क्या करते थे, ऐसे अनाज का चयन करते थे जिनके जो दाने होते थे बीज के वो काफ़ी बड़े होते थे, छोटे छोटे नहीं, काफ़ी बड़े होते थे। उनके डंठल काफ़ी मजबूत रहते थे। क्योंकि बड़े दाने होते थे तो उनको संरक्षित करके रखने में काफ़ी मतलब आसानी होती थी। साथ ही साथ इनके डंठल का भी प्रयोग वो लोग अपने दूसरे कामों के लिए करते थे। और जानवरों के चुनाव में वो लोग ऐसे जानवर चुनते थे वो जो बेसिकली अहिंसक होते थे, मतलब ज़्यादा मारताड़ नहीं करते थे या ज़्यादा हिंसक नहीं हो जाते थे। जैसे शेर आपका एक हिंसक में आ जाता है, पर कुत्ते ऐसे होते थे जो हिंसक नहीं होते थे। गाय, भेड़, बकरियां, ये आपके अहिंसक जानवरों में आते थे, तो वो लगभग इन्हीं का चयन करते थे। सूअर हो जाते हैं, उनका भी वो लोग पालन करते थे क्योंकि ये ज़्यादा हिंसक नहीं होते थे। समय के साथ क्या होता था कि लोगों के जैसे समय के साथ जैसे जैसे ह्यूमन चेंज होता चला गया, वैसे वैसे जानवरों के भी इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होते चले गए। जैसे इसमें दिखाए गए हैं 2 तरीके के दांत। एक आपका है जंगली सूअर का दांत और एक है पालतू का। तो आप देख के तो बता ही देंगे कि कौन सा दांत जो है वो जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू का। जो बड़े दांत वाला है, जिनके बड़े दांत होते हैं वो आपके आते हैं जंगली। जंगली क्यों? क्योंकि ये बाहर रहते हैं, जैसे जंगल में रहते थे, और इनको अपना खाना जो है वो शिकार करके लेना होता था, शिकार करके खाते थे। पर जो पालतू होते थे उनको शिकार करने नहीं जाना पड़ता था, वो बस क्या करते थे कि जो मानव देता था उसे वो लोग ग्रहण कर लेते थे। इस तरीके से जो 12,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन हुआ था, इस तरीके से 12,000 साल पहले जो जलवायु में परिवर्तन हुआ था और घास के नए मैदान उगे थे, साथ में फसलें उगी थी, उसी की वजह से एक मानव इतिहास में पूरा नया टाइम आ गया था। क्योंकि इतने बड़े परिवर्तन के साथ में लोगों के क्या हुआ, जैसे अनाज का उपयोग करना भी सीख गए। अनाज का उपयोग करने के कारण उनकी एक नई जीवन शैली का बिल्कुल जन्म हो गया। ये लोग क्या करते थे, बीजों को बोते थे, पौधों को सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, और जानवर और चिड़ियों की मतलब जो जानवर होते थे, जंगली जानवर, उनसे और चिड़ियों से उन फसलों की देखभाल करना, पौधे उगाना। और देखभाल के लिए लोग क्या करते थे, एक स्थान पर ज़्यादा देर के लिए रुकते थे। पहले क्या होता था कि भोजन की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागा करते थे। पर जैसे जैसे वो फसलों का उपयोग करने लगे, फसल पौधे उगाने लगे, क्योंकि पौधा ऐसा होता है जो कि ना एक दिन में नहीं उगता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो महीनों उगते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको उगने में 10-15 दिन लगते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको सालों लग जाते थे। इस वजह से वो क्या करते थे, इनकी देखभाल करने के लिए एक जगह पर ज़्यादा समय तक रुकते थे। इसके बाद में कटाई करते थे, फिर जो बीज निकल के आते थे उनको संभाल के भी रखते थे। इस प्रक्रिया को क्या कहते थे, जैसे भंडारण। यहीं से भंडारण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और नए नए बर्तन बनाए जाने लगे, टोकरियाँ बनाई जाने लगी, और ज़मीन में गड्ढा खोद के भी फसलों को, जो फसल उगती थी, अनाजों को बचा के रखा जाने लगा। पुरातत्वविदों के मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो है, उनके द्वारा ऐसी कई सारी चीज़ें ढूंढी गई।
क्योंकि जब लोग स्थायी होने लगे, जब लोगों का जीवन स्थायी होने लगा तो वो लोग घर अपना बना के रहने लगे। तो घरों में वो लोग क्या करते थे, जैसे गर्तावास, गर्तावास का मतलब जो ज़मीन के नीचे घर है, बुर्ज होम, जो वर्तमान के कश्मीर में पाया जाता है। लोग वहाँ पे गड्ढा बना के घर रहते थे। गड्ढा बना के क्यों? क्योंकि कश्मीर एरिया जो है वो काफ़ी ठंडा होता था। तो ठंडे एरिया में लोग लकड़ी का इस्तेमाल करके उतना अच्छा या बेहतर घर नहीं बना सकते थे, इसलिए लोग क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे। क्योंकि गड्ढा जब खोदते थे, नीचे की ज़मीन काफ़ी गर्म रहती थी, इस वजह से उनको वहाँ रहने में काफ़ी आसानी मिलती थी। उन घरों में सीढ़ियाँ तक मिली हैं, आग के संकेत मिले हैं, लोग अंदर बाहर दोनों खाना बनाते थे। मतलब जब ठंडियाँ होती थी तो भाई घर के अंदर, जैसे आप रजाई के अंदर, और जब गर्मियाँ होती थी तो वो घर के बाहर, जैसे आप घर के बाहर, आप भी घर के बाहर रहते हैं गर्मियों के समय पे ज़्यादातर। और जो उनके बर्तन थे वो क्या किए जाते, वो रंगे जाते थे, उनमें चित्र भी बनाए जाते थे, और कई सारे औजारों की भी साक्ष्य मिले हैं। कई सारे औजार ऐसे मिले हैं जो स्थायी जीवन को भी दर्शाते हैं। पुराने मैप में देखिए कि मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पर है। पुराने मैप में देखिए कि मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। पर जब आप देखेंगे तो मेहरगढ़ आपका सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास में है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास में है। ये एरिया ऐसा है जो 8000 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे। साथ में ही क्या करते थे, गेहूँ और कई सारी फसलें भी उगाते थे। जो हमारा मेहरगढ़ है वो भी वहीं पर ही, जो हमारा मेहरगढ़ है वो भी उसी के आसपास का ही एक इलाका है, उसी के आसपास का इलाका है। यहाँ पे जो लोग थे वो खेती करना सीख गए थे, खेती करना और पशुपालन करना, ये सब उनको आता था, पशुपालन करना। और इनकी अलग अलग मान्यताएं भी होने लगी थी। इनके घर देखिए, ये मेहरगढ़ से मिले घरों के अवशेष हैं, जिनमें इनके घर क्या थे, वो आयताकार हैं, घर आयताकार हैं, और साथ में घरों में 4-4 कमरे भी बना के लोग रहने लगे हैं। और ये लोग क्या करते थे, खाद्य संग्रहण करने के लिए इन्हीं घरों का इस्तेमाल करते थे, रहने के लिए भी इन्हीं घरों का इस्तेमाल करते थे। और उसी के साथ में जो कब्रें हैं, मतलब जो लोग दफन हो जाते थे, सॉरी, जो लोग मर जाते थे, वो लोग उनको उन्हीं घरों में दफनाते थे। दफनाने के साथ में जो उनके सगे संबंधी होते थे वो उनको खाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे ये देखिए, ये एक मानव का कंकाल है, उसी के साथ में जानवरों के भी कंकाल मिले हैं। इसका मतलब वो लोग इनको खाने के लिए कुछ अनाज रखते थे, खाने के लिए कुछ अनाज भी रखते थे, साथ में इन खाने के लिए इनके साथ कुछ जानवरों को भी दफनाते थे, ताकि जो उनके पूर्वज हैं वो भूखे न रहें और खाना खा लें। इसी के साथ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। अब बारी आती है प्रश्न उत्तरों की। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न आपका आता है, खेती करने वाले लोग एक स्थान पर ज़्यादा देर क्यों रहते हैं? तो अभी हमने इस बारे में डिस्कस किया है कि खेती करने वाला स्थान क्या करता है, पहले उसकी बुआई करता है, फिर समय समय पे उसकी सिंचाई करेगा, जंगली जानवरों से उसको बचाना होता था, बचाने के साथ में उसे काटना है, फिर जब वो अनाज पैदा हो जाता था, चूँकि अनाज काफ़ी बड़ी मात्रा में पैदा होता था, तो उसको भंडारण भी करना रहता था और उनकी देखभाल भी करनी होती थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा अनाज वो एक स्थान से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते थे, इसलिए उन्हें एक स्थान पे काफ़ी समय तक रुकना पड़ता था। साथ ही खेती करने के लिए ज़मीन का स्थायित्व होना, मतलब कि ज़मीन का सही होना भी कंपलसरी होता था। ये नहीं कि आप उपजाऊ मिट्टी छोड़ के किसी उबड़ खाबड़ वाली जगह पर जाते हैं तो आपको फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी आप इस ज़मीन पर कर चुके होंगे। फिर एक बार जब अच्छी खेती के लिए अच्छी ज़मीन मिल जाती है तो लोग वहीं रहने लगते हैं, ताकि लंबे समय तक उस खेती का इस्तेमाल किया जा सके। खेती के साथ साथ में उनका अनुभव भी बहुत ज़रूरी होता था। अनुभव भी जब बहुत ज़रूरी होता था, लोग लगभग क्या करते थे, अपने पूर्वजों के साथ रहते थे। पूर्वज जो पहले खेती कर चुके होते हैं वो उन्हीं के साथ में रहते थे, ताकि उनके ज्ञान को उपयोग करके वो उसी जगह पे और अधिक चीज़ें उत्पादित कर सके और खाने की तलाश में इधर उधर उनको नहीं भटकना पड़ता था। मतलब ऐसा ही कुछ था। फिर
ऐसा होने में चूंकि काफ़ी समय लग जाता था, इसलिए वो ज़्यादातर क्या रहते थे, एक जगह पे ही रहा करते थे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि पुरातत्वविद जो हैं उनका मानना था कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे और बाद में पशुपालन उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ऐसा क्या हुआ था, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की तो खुदाई के दौरान क्या होता था, उनको कई तरीके की जानवरों की हड्डी मिली। जानवरों की हड्डी में पहले उन्हें जंगली जानवर ज़्यादा मिलते थे, जैसे सुअर हो गया और सारी जंगली जानवर की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मिलती थी। पर बाद में क्या हुआ, बाद के स्तर पे जैसे भेड़ बकरी की जो हड्डियां हैं वो ज़्यादा मिली। भेड़ बकरी की हड्डियां ज़्यादा मिलने का मतलब ही यही होता है कि वो लोग पशुपालन में विश्वास करने लगे थे। पशुपालन में विश्वास करने लगे थे। जब आप किसी को पालतू बनाते हैं, जब आप किसी जानवर को पालतू बनाने लगते हैं तो वो प्रजनन करके सर्वाइव, चूँकि प्रजनन करते हैं तो सर्वाइव भी करेंगे काफ़ी मात्रा में, तो वहाँ पे जो हड्डियों की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब नंबर ऑफ जो आपके मवेशी हैं, जानवर हैं, नंबर ऑफ एनिमल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक, तो कंकाल भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा जो 8000 साल पहले लोग सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, किरथर की पहाड़ियों के पास लोग रहते थे और उस समय गेहूँ और जौ की फसलें भी उपजाना प्रारंभ कर दिया था। मेहरगढ़ भी इन्हीं के पास की पहाड़ियों में ही था, तो भोजन के मामले में खाने की जो निर्भरता होती थी वो उनकी बढ़ गई थी। मतलब अब ये नहीं था कि केवल जानवरों पर ही निर्भर रहना है, अब वो लोग फसलों पर भी निर्भर रहते थे। साथ ही जो भेड़ बकरियां थी उनका इस्तेमाल दूसरी चीज़ों के लिए भी करते थे, जैसे भेड़ का इस्तेमाल ऊन के लिए, बकरी का इस्तेमाल दूध के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा होगा। ये आपका है मेहरगढ़ और यहीं पे आपकी सुलेमान और यहीं पे आपकी किरथर की पहाड़ियाँ भी हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, आखेटक खास संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते हैं। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। अगर आपको नहीं पता है अभी भी, तो शिकारी और खास संग्राहक का मतलब है जो खाना जमा करता है। उनकी यात्रा, आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं। पहले की भी लोग क्या करते थे, ज़्यादातर लोग खाने की तलाश में, मतलब पहले जो लोग होते थे वो लगभग क्या करते थे, नए नए मौसम में आने वाली फसलों की तलाश में नई जगहों पे जाते थे, फिर शिकार के तलाश में भी दूसरी जगह पे जाते थे, साथ ही सुरक्षित स्थान भी ढूंढते थे। अब सुरक्षित इंसान, आज के समय पे घर वैसे नहीं होते थे जैसे कि पहले के टाइम पे होते थे, तो लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश करते थे। बाद में वो व्यापार के लिए भी अलग अलग जगह जाने लगे थे। और समानताएं क्या होती हैं, समानताएं आपूर्ति की पूर्ति करने के लिए, मुद्राओं के लिए मतलब धन के लिए, अलग अलग काल में धन का मतलब अलग अलग होता था, तो उसके लिए लोग इधर से उधर ट्रेड करते थे। साथ ही क्या होता था कि खाद और व्यापार और खाद सामग्री उपलब्धता, मतलब जो अच्छी सामग्री होती थी उनको प्राप्त करने के लिए और नए नए लाभों के साथ में जैसे नए नए संसाधनों के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। विभिन्नताएं क्या है, पहले के समय लोग सर्वाइवल के बारे में ज़्यादा सोचते थे, पर आज के समय पे लोग जो है नौकरी, शिक्षा, मनोरंजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। साथ ही अब लोगों के जो ट्रैवलिंग के मायने हैं वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। लोग अब शोध के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, अन्वेषण मतलब शोध के लिए भी जाते हैं एक कई जगह पे, पर पहले लोग मैक्सिमम एक ही चीज़ के लिए जाते थे, वो जीवन के सर्वाइवल के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको खुद से करना है। पहला क्वेश्चन है, आखेटक खास संग्राहक आग का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे और क्या हम लोग इनमें से किसी चीज़ का प्रयोग आज के लिए करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, कृषक पशुपालनों का जीवन जो है, वो जो कृषक है मतलब जो किसान है, किसान पशुपालकों का जो जीवन होता था वो आखेटक मतलब शिकारियों की अपेक्षा कितना अलग होता है। इसके तीन कारण अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि इसके तीन कारण क्या क्या हो सकते हैं। कैसे किसान
जो थे वो अलग हैं, और कैसे आखेटक जो हैं जो खाना केवल जमा करते थे वो कैसे इनसे अलग हैं। और इसका जवाब अगर आपको मिल जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।